हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि जो आपका एसएससी एमटीएस का 19 जून का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 19 जून ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद। देव आनंद की जो पुस्तक है रोमांसिक विद लाइफ, इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, रोमांसिक विद लाइफ नामक पुस्तक देव आनंद की आत्मकथा है। ये पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के असाधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें युवा अभिनेता देव आनंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी, सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा, क्षय अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन शामिल है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। देखिए, नर्मदा की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा, कोयना, तावा। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, पुरी, शकर आदि। अब इसमें देखिए आप लोग, इसमें देखिए केन भी दे रहा है, बेतवा भी दे रहा है, कोयना भी दे रहा है और तवा भी दे रहा है। ठीक है, तो जो तावा आपका है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खंपात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। देखिए, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाए कि तालीकोटा की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई थी, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिणी पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है। दूसरी बात, इस युद्ध को राक्षस थगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि राक्षस थगड़ी के नाम से कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है। राक्षस थगड़ी के नाम से तो तालीकोटा का युद्ध। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। देखिए, टाइटन शनि के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और सबसे पहले खोजा गया है। सौरमंडल में टाइटन एकमात्र चंद्रमा है जिसे एक महत्वपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। नाइट्रोजन और मेथेन चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल के रूप में 10 गुना विस्तार करते हैं। कभी कभी मेथेन वर्षा के रूप में सतह पर गिरते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो देखिए, मिट्टी के 36 भाग में ह्यूमस होता है। ह्यूमस सामान्यतः मिट्टी के सतह में पाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में ह्यूमस की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण किंतु जटिल होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विद्यमान ह्यूमस की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। देखिए, दूसरा अशोक कनिष्कों को कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी की जो घटना हुई थी चौरी चौरा घटना, और जो चौरी चौरा घटना हुई थी ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, ये जो घटना है ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ये शहर एक हिंसक घटना का गवाह बना। किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था।
बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। अब बहादुर शाह जफर के बारे में जान लीजिए। देखिए, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था, ये तो आपको पता ही हो गया। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे, वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 के बीच 20 वर्षों के लिए शासन किया। उन्हें वर्ष 1857 में बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, भेज दिया गया था। बीमारी के कारण 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं। भारत के राज्यों को अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? अब इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान भाग 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? देखिए, भारत को राजस्व प्राप्ति कुल 3 प्रकार से होती है, लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्तियां। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन जो है ये नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। नोबल गैसों की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक रूप से अक्रिय गैसों, कभी कभी एरो गैस के रूप में संदर्भित समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वे सभी गंधहीन, रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनोएटॉमिक गैसें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगर इसकी हम बात करें, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, फीफा विश्व कप की जो शुरुआत है वर्ष 1930 में हुई थी और सबसे सफल टीम ब्राजील है जो कि 5 बार विजेता रही है। वर्तमान चैंपियन की अगर हम बात करें तो वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना। मुख्यालय की अगर हम बात करें ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें गिनात्री इन्फेंटिनो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित है? तो देखिए, जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू ने लिखा है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बन सकता है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो लिखी है किसने लिखी है? तो ये लिखी है संजय बारू ने। यह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, ये भी आपको फैक्ट है, याद रख लेना है। 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 तलाक में कुल 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। 3 बार तलाक के बाद शादी तुरंत टूट जाती है, अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहाँ पर परियोजना का उद्घाटन किया? अब देखिए, पंजाब के संगरूर के लेहारा गागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यूकेमी किस खेल से संबंधित? देखिए, यूकेमी जो है ये जूडो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन D आवश्यक है। शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन D आवश्यक है। विटामिन D 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से भी बनता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है? ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा।
विटामिन डी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो विटामिन डी के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी या अग्रोकेल्सिरोफोल एंड विटामिन। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे शरीर में सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रियाएं वांछित होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी पानीपत का तृतीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था। ये सेकंड स्टेप के क्वेश्चन आपके हैं। ये 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया। अब देखिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच में लड़ा गया था और हेमू हार गया था इसमें। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि युद्ध से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फ्रीडम इन एक्साइल जो है ये किसकी आत्मकथा। देखिए, फ्रीडम इन एक्साइल जो है ये दलाई लामा की आत्मकथा है, जो कि 1991 में प्रकाशित हुई। फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। पुस्तक में उन्होंने तिब्बत पर 1959 के चीनी आक्रमण और उसके बाद अपने साथी तिब्बती शरणार्थियों की देखभाल करते हुए व्यतीत किए गए वर्षों के बारे में चर्चा की है। देखिए, आत्मकथा का विचार ब्रिटिश पत्रकार अलेक्जेंडर नॉर्मन से आया, जिन्होंने दलाई लामा का एक साक्षात्कार लिया। पुस्तक तिब्बती बौद्धों और पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच सांस्कृतिक अंतराल को भी स्वीकार करती है। 14वें दलाई लामा ने 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। दाची गांव नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू और कश्मीर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पश्चिमी हिमालय के जवर वन रेंज में स्थित है। देखिए, दाची गांव शब्द का अर्थ है 10 गांव और पार्क का नामकरण उन 10 गांव की याद में किया गया है जिन्हें पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, माध्यमिकता में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो माध्यमिकता में जो है अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। इसमें देखिए, उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को सलाह देता है और राज्य की सरकार के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। वह भारत के महान्यायवादी के समान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 ईस्वी में भाग लिया था। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक की शासी निकाय है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। इसमें देखिए, जो नॉर्मन प्रचंड हैं इन्होंने 1900 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे ये देश का पहला ओलंपिक प्रदर्शन बन गया। भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपना पहला दल भेजा था। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। दूसरी बात, भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में नाबाद रही। हॉकी में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक वर्ष 1980 के मॉस्को ओलंपिक में था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवान केडी यादव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता। मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो मिल्खा सिंह एथलीट्स में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन था, केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो केरल में मास्क पहनकर कथकली जो है वो नृत्य किया जाता है। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी। तो पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती वर्ष 2011 में की गई थी।
आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा के नेताओं में से एक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज एक भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। जॉन डिग्बी व्यवसाय में एक निचले अधिकारी जिन्होंने उन्हें पश्चिमी संस्कृति और साहित्य से परिचित कराया और 1805 में उन्हें काम पर रखा। 1815 में एक स्तरवादी हिंदू धर्म के अपने सिद्धांतों को फैलाने के लिए रॉय ने अल्पकालिक संस्कृत मित्रवत की स्थापना की। क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड के बच्चों ने किया था। यह शुरुआत में बच्चों का खेल था जिसको सबसे पहले 16वीं सदी में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा महाद्वीपीय देश मानव विकास सूचकांक 2021-22 में सबसे पहले है? सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। सफ़ेद रंग के प्रकाश में से कितने रंग के प्रकाश होते हैं? सफ़ेद रंग के प्रकाश में कुल 7 प्रकाश होते हैं। प्रकाश का विक्षेपण, सफ़ेद प्रकाश का विखंडन तब होता है जब यह इसके घटक वर्ण क्रम में कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो इसे प्रकाश के विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। सूर्य प्रकाश 7 रंग बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभाजित होता है। इंद्रधनुष प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जो प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस यंत्र से संबंधित है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी वीणा यंत्र से संबंधित हैं। इनके बारे में जान लीजिए। मदुरै श्रेष्ठ मुख्य विदित सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरै की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थीं। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थीं। ब्लू कांजीवरम के उनके खास छटे ने उन्हें स्टाइल आइकॉन बना दिया। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। पगोड़ा एक हिंदू या बौद्ध मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर काले ग्रेफाइट का उपयोग करके निर्मित भारत की विरासत का एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और इसलिए यह मंदिर काले रंग का दिखाई देता है। किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी ने। इनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए आप लोग गजनवी के बारे में। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी यमनी वंश के तुर्क सरदार और गजनी के शासक सुबुक्तगीन का बेटा था। सुल्तान महमूद का जन्म 1971 में हुआ था। उसने 27 साल की उम्र में गद्दी संभाली। वह बचपन से भारत की दौलत के बारे में सुनता आया था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। वह भारत की संपत्ति लूटकर गजनी ले जाता था। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 से शुरू हुआ। मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने के कारण लोग महमूद को मूर्ति भंजक कहते थे। महमूद ने सबसे बड़ा आक्रमण 1026 में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर किया। उसने मंदिर का शिवलिंग तोड़ा और मंदिर को ध्वस्त किया। हजारों लोगों की हत्या की। वह मंदिर का भारी खजाना लूटकर ले गया। साल 1030 में उसकी मौत हो गई थी और 1027 में आखिरी बार आक्रमण भारत पर किया था। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया। लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर किया था। अगला क्वेश्चन था कि महासागरों की औसत लवणता खालिस्तान भाग प्रति 1000 है। सही जवाब हो जाएगा 35। देखिए गाइस, महासागरों की औसत लवणता प्रति 1000 पर 35 भाग है। लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद ग्राम में नमक की मात्रा है। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर पानी की लवणता है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि बढ़ी हुई लवणता इसे घना बनाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।